दोस्तों आज का क्वेश्चन जो होने वाला है मैथ का रीजनिंग का होने वाला है। तो रीजनिंग से हमने 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं और सॉल्यूशन के साथ हल के साथ हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है संख्या श्रृंखला से है, जो कि आपको दिख रहा होगा। संख्या श्रृंखला से यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है पहला। तो पहला प्रश्न जो संख्या श्रृंखला से है इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। तो अगला क्वेश्चन मार्क है, तो वो संख्या हमें मालूम करना है, जो कि संख्या हमें मालूम नहीं। ठीक है, संख्या श्रृंखला। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पे है 2 है, ठीक है, 6 है, उसके बाद यहाँ पे 12 है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है 20 है, और उसके बाद यहाँ पे 30 है, और अगली संख्या क्या होगा हमें मालूम करना है। ठीक है, तो 2 और 6 के बीच में अगर देखें तो कितने का गैप हो रहा है, +4 का गैप हो रहा है। 6 और 12 के बीच में कितने का गैप हो रहा है, 6 का गैप हो रहा है। 12 और 20 के बीच में कितने का गैप हो रहा है, 8 का गैप हो रहा है। 20 और 30 के बीच में कितने का गैप हो रहा है, 10 का गैप हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 2 और 6 के बीच में जो गैप हो रहा है 4 का हो रहा है, और 6 और 12 के बीच में 6 का हो रहा है। यानी कि 4 में 2 ऐड होते जा रहे हैं। यानी कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि 2 और 6 के बीच में जो 4 गैप है, तो 4 में 2 प्लस होते जा रहा है। तो 4 2 6 का गैप, फिर 6 में 2 का गैप, यानी 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 8 2 10 का गैप, फिर 10 में अगर हम 2 ऐड करेंगे कितना हो गया, 12 हो जाएगा। यानी कि 10 में अगर हम +2 करते हैं तो हमें मिलता है 12। ठीक है, और इसका मतलब है कि अगला संख्या 12 के गैप पे होगा। पैटर्न यही होता है। यहाँ पे जो 30 दिया हुआ है, तो यानी कि जो 30 अगर हम संख्या की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे 30 में अगर हम 12 को ऐड कर देते हैं तो हमें आंसर आता है 42। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम इसका अगला संख्या की बात करें तो 42 हो जाएगा। इसका अगला संख्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगला संख्या आपको याद रखना 42 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए, ऐसे ही तो संख्या से पहला क्वेश्चन था। अब हम आगे बात कर लेते हैं वर्णमाला श्रृंखला। तो दोस्तों इसमें वर्णमाला जो संख्या है, तो वर्णमाला संख्या से क्वेश्चन है। तो वर्णमाला संख्या से क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एफ दिया हुआ है, इसके बाद जे दिया हुआ है, उसके बाद ओ दिया हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यानी कि अगला वर्णमाला क्या होगा, अगला लेटर क्या होगा हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे ए और सी है, तो इस बीच में एक गैप देखना है, कितने का पैटर्न का गैप हो रहा है। तो ए बी 2 लेटर आ रहे हैं, तो यानी कि +2 लेटर के बाद सी आ रहा है। उसके बाद सी डी ई, उसके बाद यानी यहाँ पे क्या है 3 लेटर्स के बाद एफ आ रहे हैं। उसके बाद एफ जी एच आई, यानी कि 4 लेटर के बाद आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ओ है, जे के बाद ओ आ रहा है, वो 5 लेटर के बाद आ रहा है। यानी कि छठे लेटर पे यानी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 5 के बाद क्या है, +6 लेटर के बाद जो आएगा, यानी कि 7 नंबर पे आएगा लेटर, वही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ओ के बाद एम, एन ओ के बाद ओ, पी क्यू आर एस टी, तो 6 नंबर पे टी आता है, तो 7 नंबर पे क्या है, यू है। तो इसका मतलब अगला आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू लेटर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा यू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यानी कि इसका आंसर अगर हम बात करें, अगला जो हो जाएगा वो यू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से पैटर्न को समझना पड़ता है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि सी ए टी इज इक्वल टू दिया हुआ, मतलब सी ए टी बराबर 24 है, तो डी ओ जी बराबर क्या होगा हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे सी ए, ठीक है, ध्यान से देखना है, सी ए टी इज इक्वल टू क्या है, 24 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो सी जो होता है लेटर में कौन से नंबर पे आता है, ए बी सी 3 नंबर पे आता है। उसके बाद जो ए है वो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। टी जो है वो कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। थोड़ा सा आपको लेटर का जो नंबर है वो याद रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको नंबर तो याद करना कि ए कितने नंबर पे आता है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ता है। अभी सभी को आपस में कितना, पहला है 3, उसके बाद है 1, उसके बाद 20, इस सबको आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, इस सबको आपस में क्या करना है दोस्तों, प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस कर देंगे, यानी कि 3 1 कितना हो गया, 4, अब 4 और 20 हो गया, 24 आ गया। यानी कि सी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो चलिए इसका मतलब है कि डी ओ जी, यानी कि हमें मालूम करना है, तो हमें मालूम करना है यहाँ पे, तो हमें मालूम करना है कि डी ओ जी इज इक्वल टू क्या हो। तो डी कितने नंबर पे आता है ये समझना पड़ेगा। डी आता है 4 नंबर पे, ठीक है, ए बी सी डी। उसके बाद ओ आता है आपको 50 नंबर पे। उसके बाद आपको जी आता है 7 नंबर पे। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि सबका सम करना है। प्लस करेंगे, सबको प्लस करके जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो प्लस करने के बाद आपको होगा 15 4 कितना, 19 97 हो जाएगा, मतलब 15 4 19 7 यहाँ पे 26, यानी कि 26, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी ओ जी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 26, यानी 26 हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से, इस तरीके क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते हैं रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है विषम संख्या चुने। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि विषम संख्या को चुनना है। ठीक है, तो विषम संख्या कैसे चुनेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 5, यानी कि 3 5 11 और 14 और 17 दिया हुआ है। तो इनमें से विषम संख्या कौन है, कि यहाँ पे अगर हम देखें तो विषम संख्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो सबसे पहले विषम संख्या क्या होता है कि जो 2 से भाग नहीं होता, जो 2 से विभाजित नहीं होता। हमने पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा है, बहुत सारी क्लास प्रीवियस क्लास में भी पढ़े कि जो 2 से विभाजन नहीं होता उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित सम क्या है। सबसे पहले इसमें देखिए 3 क्या 2 से विभाजन नहीं होता है, इसकी विषम संख्या। ये भी 5 11 विषम संख्या, ये 14 जो बीच में है, ये 14 ये है सम संख्या। ठीक है, और हमें चुनना है विषम संख्या। तो इसका मतलब है कि इस सभी प्रश्नों में अगर हम देखें तो इन सभी प्रश्नों में एक चीज़ है कि जो यहाँ पे अगर देखें तो 14 को छोड़ करके सब क्या है, विषम संख्या होगा। 3 होगा, 5 होगा, 11 होगा, 14 होगा और 17 होगा। ये सब के सब क्या है, विषम संख्या, क्योंकि 14 सिर्फ क्या है, 14 एक सम संख्या है, क्योंकि वो 2 से विभाजित होता है। 2 7 14।
अगला प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब वाला है क्वेश्चन। तो दर्पण प्रतिबिंब के जो है कहते हैं कि यदि घड़ी में 4:30 बजे हैं तो दर्पण में समय क्या होगा। यानी कि सूत्र के हिसाब से 11:60 समय होता है। यानी सूत्र क्या होता है कि अगर ऐसा प्रश्न अगर आपको एग्जाम में आता है तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न फॉलो होता है कि यदि घड़ी में कितने 4:30 बजा हुआ है तो दर्पण में समय निकालना है। तो दर्पण में समय निकालने का सूत्र होता है कि 11:60 में से 11:60 में से आपको क्या करना है, समय को माइनस करना है। ठीक है, तो 11:60 तो समय यहाँ पे कितना दिया है ये देखना पड़ेगा। तो यानी कि 11:60 माइनस यहाँ पे जो समय दिया हुआ है कितना है, 4:30 दिया था। यहाँ पे लिखेंगे 4:30 अब इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 में से 0 गए 0, 6 में से 3 गया तो 3, यानी 6 में से 3 गया 3 हो गया, 11 में से 4 गया 7, यानी कि 7:30। तो इसका आंसर हो जाएगा 7:30 हो जाएगा इसका उत्तर। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सूत्र आपको याद रखना है कि जब भी आपको प्रश्न पूछेगा कि यदि घड़ी में 4:30 बजे तो दर्पण में समय कितना होगा, तो इसके लिए 11:60 माइनस समय, ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, 11:60 माइनस समय, ये सूत्र आपको प्रॉपर इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे तो आपको आंख बंद करके बनाने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि नंबर 6 पे पूछा है कि रक्त संबंध से क्वेश्चन कहते हैं कि राम जो है श्याम का, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो प्रश्न है रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं। राम श्याम का भाई है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से, राम किसका है, श्याम का भाई। तो श्याम मोहन का पिता है, राम क्या है, श्याम का भाई है, और श्याम जो है वो क्या है, मोहन का पिता है। तो राम का मोहन से क्या संबंध होगा, समझिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जो राम है, राम का जो संबंध है श्याम से ब्रदर का है, यानी कि भाई का। ठीक है, तो राम का जो संबंध है श्याम से वो भाई का है, और श्याम का जो संबंध है यानी कि श्याम जो है वो मोहन का पिता है। ठीक है, अब ये श्याम जो है मोहन का पिता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मोहन का संबंध राम से क्या होगा, सीधी सी बात है। अगर आप समझे यहाँ पे तो समझने वाली बात है कि अगर राम श्याम का भाई है और श्याम का जो मतलब बेटा मोहन होगा, यानी मोहन का पिता श्याम होगा, तो सीधी सी बात है ये इसका चाचा अंकल होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो हो जाएगा अगर हम देखें तो ये जो है राम जो हो जाएगा इसका चाचा हो जाएगा, यानी कि राम जो होगा या क्या होगा, चाचा होगा इसका, यानी कि ब्लड रिलेशन के हिसाब से। जैसे राम क्या कहता है, श्याम का भाई है, और श्याम जो है वो मतलब यहाँ पे मोहन का पिता है। तो जैसे मोहन का पिता होगा तो इस मोहन के पिता का जो भाई होगा उसको क्या लगेगा, चाचा लगेगा, अंकल लगेगा। तो ये था। चलिए अगला हम बात कर ले दिशा ज्ञान को। तो दिशा ज्ञान वाला क्वेश्चन है। दिशा ज्ञान में क्या कहता है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चला। ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ठीक, डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे फिर दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, तो वह किस दिशा में चला, तो दाएं मुड़ने पर पूर्व दिशा में चला। कैसे, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कहता है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर, ठीक है, अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर हम डायरेक्शन देते हैं इसके हिसाब से क्या कहते हैं कि उत्तर की ओर, तो उत्तर किधर है, नॉर्थ इधर है। तो इधर कहता है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चला, इधर 10 मीटर चला। क्लियर, तो दोस्तों यहाँ पे 10 मीटर चला उत्तर की ओर, तो कहता है कि फिर दाएं मुड़ा, दाएं यानी कि इधर चला 10 मीटर उत्तर की ओर, फिर उसके बाद वो वहाँ से क्या हुआ, दाएं मुड़ा 5 मतलब दाएं मुड़ गया 5 मीटर चला। ठीक है, तो इधर चला जाएगा, क्योंकि इधर हो जाएगा मतलब लेफ्ट साइड यानी कि बाया आ जाएगा अगर हम इसके डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो, और इधर हो जाएगा इसका राइट साइड। तो अगर 5 मीटर इधर चला तो 5 मीटर इधर, 5 मीटर 10 मीटर हो जाएगा। तो 5 मीटर इधर चला तो इसका मतलब है 5 मीटर इधर चला तो यानी किधर की ओर मुड़ा, तो ये मुड़ेगा पूरब दिशा, क्योंकि इधर ईस्ट डायरेक्शन हो रहा है। तो ईस्ट डायरेक्शन यानी कि दोस्तों यानी कि इतिहास देखेंगे तो पूरब दिशा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें आपको देखें तो PEN बराबर में QFO दिया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, और ऐसे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो बुक इजिकल टू क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बुक इजिकल टू मतलब बुक बराबर क्या होगा, आंसर हल निकालना है। तो अगर हम देखें तो BCOPOPKL, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो P है और इधर Q है, तो P के बाद Q आता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, +1 का है। अगर हम EF के बीच में देखें तो EDEF कितने का डिफरेंस है, 1 लेटर का। फिर N और O के में N के बाद ही होता है, यहाँ पे क्या है +1 का मतलब +1 लेटर का डिफरेंस, यानी कि इसमें हमने देखा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, +1 करके। तो इसका आंसर आप इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि बुक है, ठीक है, अब इस बुक में हमें फॉलो करना है कि क्योंकि पैटर्न तो फॉलो होता है +1 का, तो इसका मतलब है B के बाद क्या आता है, C +1। ठीक है, O के बाद क्या आता है, O के बाद MNO P आता है, O के बाद P, यहाँ भी O के बाद क्या आएगा, P आता है। K के बाद क्या आता है, अगर आप ध्यान से देखें तो L आता है, यानी कि यहाँ सब में क्या हो रहा है +1 और +1,
इस पैटर्न को फॉलो किया, इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, CPPL हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न को इस तरीके से सॉल्व करना होता है। चलिए अगला प्रश्न है 9वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो घड़ी वाला प्रश्न है, कहते हैं कि 3 बजे घड़ी की सुई के बीच का कोण क्या होगा। 3 बजे घड़ी की सुई के बीच का कोण, तो अगर पूरा 3 बज रहा है, पूरा का पूरा 3 बज रहा है, ठीक है, तो 3 पूरा बज रहा है, तो जैसे यहाँ पे अगर ये 12 पे काटा है, मिनट का सुई है, और ये 3 पे है, मान हम समझाने के लिए ऐसे घड़ी की कांटा पे नहीं जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये पूरा कांटा सीधा है और ये जो कांटा है ये 3 बजे पे है, तो यानी कि 12 पे पूरा है और ये 3 बज रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का, तो समकोण बनेगा, तो 90 डिग्री होगा। ये तो क्लियर है। अगला प्रश्न है नंबर 10। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या था, कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन क्या है, कैलेंडर वाला कहता है कि यदि आज सोमवार है तो 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आज सोमवार है तो 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये मालूम करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे, कौन से पैटर्न से फॉलो करके बनाएंगे। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे 21 दिन बाद पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सप्ताह कितने का होता है, 7 दिन का होता है। ठीक है, 1 वीक जो होता है, एक सप्ताह बराबर कितना होता है, एक सप्ताह बराबर होता है 7 दिन, और यहाँ पे टोटल क्या है, 21 दिन बाद पूछ रहा है, यानी कि 21 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 का 7, 7 3 21, यानी कि 3 सप्ताह इसका आंसर हो जाएगा, 3 सप्ताह बाद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है। क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या श्रृंखला से लिया गया है, इसमें है पैटर्न वाला होगा, फिर से 1 है, इसके बाद 4 है, 9 है, 16 है और 25 है। तो इसमें बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो है, तो पहला जो 1 है, इस मतलब 1 है, वो 1 का स्क्वायर, ये 4 जो है अगर आप देखें, पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हो रहा है, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर हो रहा है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब किस तरह के पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि पहला था 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, दूसरा 2 का स्क्वायर, तीसरा 3 का स्क्वायर, चौथा 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, पांचवा 5 का स्क्वायर, छठा क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधी बात है। तो यानी कि अगला का आंसर होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर यानी कितना होता है, 36, 6 36 होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला संख्या 36 होगा इसका। ठीक है, उत्तर भी यहाँ पे हमने लिखा है। अगले प्रश्न की दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या अगर हम बात कर लेते हैं, समानता वाला क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कलम और यहाँ लिखना, फिर यहाँ पे चाकू, तो क्या होगा, कलम से हम काम करते हैं लिखना, तो चाकू से क्या करते हैं, काटना, सीधी बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा काटना। चाकू से काम ही क्या होता है, काटने का काम होता है, तो चाकू से काट, कलम से लिखते हैं तो चाकू से काटते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा काटना। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 में है वर्णमाला स्थान। अंग्रेजी वर्णमाला में के का स्थान क्या होता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, ए का मान होता है 1, तो के का मान क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में के का जो वर्णमाला का जो स्थान आपको याद रखना पड़ेगा, 11वें नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पैटर्न नहीं याद रखना पड़ता, नंबर याद रखना पड़ता है, कौन सा लेटर कहाँ पे है, उसका भी ट्रिक आता है वैसे। अब है अगर हम बात कर ले संख्या पहली, तो संख्या पहली का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 + 3 = 28 दिया हुआ है। ठीक है, और 9 + 1 = 82 है। उसके बाद 8 + 6 = क्या होगा, हमें मालूम करना है। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए सबसे पहले देखना है क्या है। तो यहाँ पे क्या है, पहला पैटर्न, यहाँ पे सूत्र है पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा है, पहला का स्क्वायर यानी कि पहला जो है उसका हम स्क्वायर करेंगे और प्लस जितना है उतना होगा आंसर। यानी कि पहला का स्क्वायर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में अगर आप 3 को ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। पहला का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 82। पहला इसमें संख्या 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 64 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70, यानी कि इसका अगला संख्या हो जाएगा 70 आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये याद रखना है, इसका सूत्र होता है पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा, यानी कि यहाँ पे हमने सूत्र भी मेंशन किया है, आप यहाँ पे याद रखिएगा, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा होता है। ठीक है, नीचे में तो यहाँ पे जैसे पहला संख्या इसमें था 5 + 3, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया, तो 5 × 25 और प्लस 3 क्या होता है, 28 होता है। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने जैसे पहला था 9 + 1 = 82, तो ये कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 9 का जो अगर हम स्क्वायर करें तो 9 9 से कितना होता है, 81 + 1 यानी 82। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 8² + 6, यानी कि 64 में अगर हम 6 को ऐड किए तो हमें आया 70 आंसर। तो ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन के पैटर्न वाले क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपका दोस्त आपका भाई आपके लिए ऐसी जो सोल्यूशन सब लेकर के आता रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट करें। चलिए मेरे तरफ से दोस्तों के लिए बाय बाय।